अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और ठीक ठाक तो होंगे, क्योंकि ये होता है हमारा वीकेंड के ऊपर शो, जिसमें करते हैं हम ढेर सारी बातें, मिलवाते हैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं एक्चुअली। तो वीकेंड के जो ये डेज़ होते हैं ना, ये बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं कि वीकेंड पे हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, वो होते हैं हमसे नाराज़। और ये जो नाराज़गी होती है ना, ये बढ़ती चली जाती है और इसकी कुछ वजूहात ऐसी होती हैं कि हमारे पास लोगों की कुछ अमानतें होती हैं। और अमानतें क्या होती हैं? वो अमानतें ये होती हैं कि हमारे पास कुछ बातें होती हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी ये सारी बातें जो हैं वो कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है वो बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, चाहे ख़ानदान हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो। लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। भाई भाई से जुदा हो जाता है, बहन बहन से जुदा हो जाती है, दोस्त दोस्त से जुदा हो जाते हैं। तो आज है वीकेंड, और वीकेंड के दिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि जी आप बहुत तन्हा हैं, तो प्लीज़ डोंट बी सैड। आपको सैड होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। गिले शिकवे मिटाएं, एक दूसरे से बात करें, दूरियों को कम करें, फासले कम करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, सिला रहमी से रहें। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका कोई दोस्त नाराज़ हो भी गया है तो वो दोस्त है, आप जाएं उससे बात करें और उसको बताएं कि ठीक है, ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि अपने वीकेंड को आपने तन्हा या अकेले अकेले नहीं मनाना। अपने वीकेंड पे आपने अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने रूठे हुए दोस्तों के साथ रहना है। ये जो पूरा हफ्ते के बाद इतना सारा काम करने के बाद, चाहे वो ख़वातीन घर में काम करने वाली हों या वो ख़वातीन बाहर काम करने वाली हों, तमाम लोगों के लिए ये जो वीकेंड होता है ना, स्पेशल होता है। इसलिए स्पेशल होता है कि इस वीकेंड पर आप सोचते हैं कि आपने कुछ खास करना है। किसी ने अपनी नानी के घर जाना होता है, किसी ने अपनी दादी के घर जाना होता है, किसी को अपने दोस्तों के साथ जाना होता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होती है। लेकिन अगर इन प्लानिंग में आपकी नानी के घर से कोई आपसे नाराज़ है, आपकी दादी के घर से कोई आपसे नाराज़ है, आपका कोई दोस्त नाराज़ है, तो प्लीज़ जाएं और अपने दोस्तों को मनाएं और उनको बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और आप ये वीकेंड उनके साथ मनाएं। तो जनाब, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और इस हवाले से आपने अपने इर्द गिर्द में लोगों को माफ़ भी कर देना है, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग भी लेनी है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई जी वीकेंड के कुछ उसूल कि अच्छा और खुशगवार जो वीकेंड है वो आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि दुनिया भर में आज जो है वो कौन सा स्पेशल डे है, कौन सा आलमी दिन मनाया जा रहा है, और दुनिया आज किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है, किस चीज़ की अहमियत पर दुनिया जो है वो ज़ोर दे रही है। तो इस हवाले से जो है वो आज हम डिस्कशन करते हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया भर में भाई आज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, दुनिया भर में ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और क्या होता है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे? ये होता है जी इमलाक दानिश का दिन। और इस दिन की स्पेशलिटी क्या है? इस दिन की स्पेशलिटी ये है कि ये जो है इस दिन का मकसद होता है कि जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों को इस दिन आप फ़रोग़ दें। अच्छा, आज की जो थीम है ना, इस दिन की जो थीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इस दिन की थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूज़िक फील्ड बीट ऑफ IP। अच्छा, हर साल मुख्तलिफ इनकी बीट्स होती हैं, हर साल मुख्तलिफ जो है इशूज़ के ऊपर ये बात करते हैं। बेसिकली ये रिलेट करता है आपके पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट और जो सनती डिज़ाइंस है ना, ये उसको रिलेट करता है, उसकी अहमियत को उजागर करता है। और इस दफ़ा जो बात की गई है, ख़ास तौर पर जो ज़्यादा बात की गई है इस दफ़ा, वो ये बात की गई है कि जी किस तरीके से ये IP जो है फ़नकारों को सपोर्ट कर सकती है, और स्पेशली म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्योंकि इसकी थीम जो है वो इस दफ़ा म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जो कि इसकी अहमियत को समझते हैं, कि जो SMEs हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो ट्रेडमार्क्स पर जो है वो काम कर रहे होते हैं, कॉपीराइट के हवाले से ये दिन मनाया जाता है, फिर जो सनती डिज़ाइंस हैं उस हवाले से ये दिन मनाया जाता है। तो इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि जो ट्रेडमार्क होता है वो ऑब्वियसली किसी कंपनी का होता है और वो उसको ज़ाहिर करता है। और इसके अलावा जो कॉपीराइट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुक्स आ जाते हैं, आपका म्यूज़िक आ जाता है, आपका कोई इनोवेटिव ऐसा आइडिया आ जाता है, आपका कोई टैलेंट आ जाता है, और फिर उसके बाद इसमें जो दीगर चीज़ें आपको नज़र आती हैं, डेफिनेटली दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट। तो दुनिया भर में जो है ये इंटेलेक्चुअल डे मनाया जा रहा है, यानी कि दुनिया भर में दानिश इमलाक का जो दिन है, इंटेलेक्चुअल जो है वो प्रॉपर्टी एंड म्यूज़िक
और ये जो फील द बीट है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इस हवाले से जो है ना ये दिन मनाया जा रहा है, इस दिन की बड़ी अहमियत है। तो आज आपने भी यही करना है, क्योंकि इसकी थीम जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, और म्यूज़िक कहते हैं कि जी रूह की ग़िज़ा होती है। तो आपने करना यही है कि आपने आज इस दिन जो है ज़रूर सोचना है कि आप अपनी इन सलाहियतों को कैसे उभार सकते हैं। अच्छा जी, अब कुछ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम और आगे बात करते हैं हम कि जी हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इवेंट क्या हो रहा है, पीएसएल। अच्छा, आप लोगों ने हमें कॉल्स करके ये ज़रूर बताना है। पहले आप लोग हमें ज़रूर कॉल्स कर ये बताते थे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। अब पीएसएल तो है पाकिस्तान का इवेंट, पीएसएल तो है जी इंटरनेशनल इवेंट, एक तरह से ब्रांड बन गया है। अब क्या है कि पीएसएल में आपने बताना है हमें ये कि आपकी जो फेवरेट टीम है वो कौन सी है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। अच्छा जी, अब जो मैच है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ ये है जी पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल सीज़न 10 के 15वें मैच का अहवाल, जिसमें हुआ क्या। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। अच्छा, अब मैच जो था बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। कोयटा ग्लेडिएटर्स जो हैं उनकी सीज़न में एक्चुअली ये दूसरी फतह है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में फातेह टीम ने 143 जो है वो टोटल रन्स का जो है हदफ इनको दिया था, कामयाब हदफ था। अच्छा जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लेडिएटर्स को बैटिंग की दावत दी। तो पूरी टीम इनकी 19.3 ओवर में 142 रन पर ही ढेर हो गए। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट। और कप्तान समेत कई बड़े खिलाड़ी जो हैं वो खातिर खा परफॉर्मेंस देने में भी नाकाम दिखाई दिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से फ़हीम अशरफ ने 43, फिर कौशल मेंडिस ने 36, हसन नवाज ने जो है वो फिर 35 रन के साथ जो है ये मतलब फोकस्ड बैटर्स रहे। उसके बाद रायली रोसो आए, 10 बनाए, फिर साउथ शकील 6, फिर मार्क चैंपियन ने 4, खुरम शहजाद रहे 1 पे, मोहम्मद वसीम फिर 1 पे, और फिन एलन और मोहम्मद आमिर बगैर कोई रन बनाए ही पवेलियन लौट गए, जबकि अबरार अहमद 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। किंग्स की जानिब से हसन अली ने 3, मीर हमजा और अब्बास आफरीदी ने 2-2 और मोहम्मद नबी और फवाद अली ने 1-1 विकेट हासिल की, और हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स ने बैटिंग शुरू की। कप्तान डेविड वार्नर 4 रन बनाकर आउट हुए, उनकी विकेट मोहम्मद आमिर के हिस्से में आई। तो इट्स ऑल अबाउट पीएसएल, जो कि आपने देखा कि किस तरीके से जारी है। और अभी आपने बताना है कि आगे जो मैचेस जा रहे हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं। तो जी दूसरी विकेट पर टिम साइफर्ट और जेम्स विंस ने 73 रन की शराकत कायम की, और फिर उसके बाद जेम्स विंस को मोहम्मद वसीम ने फिर मैदान बदर किया। अच्छा, टोटल जो अगर देखा जाए ओवरऑल तो 93 स्कोर में 3 रन का ही इजाफा हुआ था कि शान मसूद 9 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। तो ये तो था जी पीएसएल, जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। एक बड़ा इवेंट, और पाकिस्तानियों की जान और क्रिकेट फैंस जितने भी हैं वो सारे जो हैं आजकल उनका ध्यान जो है इन्हीं तमाम तर बातों पर, इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर जो है लगा हुआ है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान कहीं और भी है, कुछ और लोग भी हैं, और ये हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग जिनका ध्यान, जिनकी आइज़ जो है वो पाकिस्तान पर ही लगी हुई हैं। और जिस तरह की सूरत हाल अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, मोदी की जानिब से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जितना इल्ज़ाम है जी उन्होंने कुछ उनको समझ नहीं आई। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जो फॉल्स फ्लैग ये जो ऑपरेशंस करते हैं ना इंडिया वाले, ये जो इस तरह की ये एक्ट्स करते हैं, ये बॉलीवुड से मदद ले लिया करें तो उनको अच्छा स्क्रिप्ट दे देंगे बॉलीवुड वाले, क्योंकि ये जब भी कुछ करते हैं तो मुँह की खाते हैं, और पाकिस्तान की जानिब से इनको दिया जाता है मुँह तोड़ जवाब। इसके बारे में तो करेंगे बात, बल्कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से ज़बरदस्त जो है वो बात भी की है, जलसा भी किया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया, अनबिलीवेबल। एंड नॉट ओनली जवाब, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो अवाम ने जो जवाब दिया है, जो हमारी अवाम जिस तरीके से सामने आई है, अनबिलीवेबल। अच्छा, इन्हीं के हवाले से एक और ख़बर है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देखें जी हुआ क्या और कहाँ पर हुआ। ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ये वाक़या पेश आया है। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे से एक भारी धाती पुर्जा गिरने से रिहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। मतलब अपने ही एरिया में एक धाती जो है ना वो पुर्जा गिरा दिया, जो काफ़ी ज़्यादा भारी था, और फिर वो जो रिहायशी इलाका था वहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचा। ये तो भाई कारनामे इनके। अच्छा जी, भारतीय तैयारे ने अपने ही इलाके में मवाद गिराया, जिससे कई घरों को नुकसान पहुँचा। पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि वाक़या जुमे की सुबह तकरीबन 11 बजे पेश आया। अच्छा जी, भारतीय फ़िज़ाइया ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मध्य प्रदेश के ज़िला शिवपुरी में एक रिहायशी मकान पर नुकसान धाती शय गिरने से पहुंचा है, जिसके नतीजे में 2 कमरे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि मलबा करीब खड़ी गाड़ी पर भी गिरा। धमाके से घर की छत टूट गई और सहन में तकरीबन 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया, जबकि पुर्जा गिरने से करीबी मकानात भी लरज़ उठे, जिससे इलाके में खौफो
हिरास फैल गया है। तो जनाब ये देखें, ये वो लोग हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनका जो अपना तैयारा है जो फ्लाई कर रहा था, वहाँ से इन्होंने जो धाती मवाद था, वो जो धाती पुर्जा था, वो अपने ही एरिया में गिरा दिया। खैर, इस हवाले से होगी बात जब हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। अब कुछ हम आ जाते हैं सिटी अपडेट्स के ऊपर। अच्छा, अब हमारी जो सिटी अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहले मैं ना जिक्र कर लेती हूँ दालों का, क्योंकि आपने पहले ग्रॉसरी करनी होगी तो आपको स्टैटिक रेट्स तो बताएं ना, हम आपको पता चले कि स्टैटिक रेट्स क्या हैं। तो स्टैटिक रेट्स हैं जी, माश की जो दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 405, फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस हैं वो है 425, फिर मूंग की जो दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 310, फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस हैं वो हैं 325, फिर मसूर की जो दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 250, फिर उसके रिटेल प्राइस हैं 262। दैन वी हैव दाल चना जिसके होलसेल प्राइस हैं 340, फिर रिटेल प्राइस हैं 355, फिर काबली चना जिसके होलसेल प्राइस हैं 310 और उसके रिटेल प्राइस हैं 325। एक और इम्पॉर्टेंट इशू की जानिब जो कि ख़वातीन का इशू है भाई, कपड़े, गर्मी कपड़े, सर्दी कपड़े, हर मौसम में कपड़े चाहिए। तो फिर कपड़े आपको बताते हैं कि आप कहाँ से ले सकते हैं और 50% ऑफ पर कहाँ से ले सकते हैं। भाई बहुत बड़े बड़े सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पर सेल लगी हुई है और सेल पे जाने से आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, आप सेल में, आई एम वन ऑफ दोज जो कि ये कहते नहीं ठीक है अब सेल में पता नहीं साइज़ नहीं मिलता, सेल में जाने से फ़ायदा नहीं होता। भाई होता है, सेल में जाने से बड़ा फ़ायदा होता है, कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो खाड़ी है वहाँ पर ऑफ़ लगी हुई है और खाड़ी पे 70% जो है वो ऑफ़ लगी हुई है। और ये जो ड्रेसेस हैं ये आप देख रहे हैं भी, वाह ज़बरदस्त। वैसे शॉपिंग याद आ गई, इसी तरह का ही जो है ना वो ड्रेसेस वहाँ रखे होते हैं। और ये आप देखें जो खाड़ी के ड्रेसेस हैं यहाँ लगी हुई है जी 70% इनकी जो है वो ऑफ़ लगी हुई है। और यहाँ से प्यारे प्यारे से ये डिज़ाइन हैं, आप देखें, वाओ, ये यहाँ से जो है वो डिज़ाइन है, उनके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। और भाई आज का वीकेंड जो है फिर हो जाए, आप लोग शाम को जाएँ और यहाँ से जो है वो चीज़ें ख़रीदें। और यहाँ अच्छा अनस्टिच भी बहुत अच्छा कपड़ा होता है यहाँ पे, नो डाउट यहाँ पर अनस्टिच भी बहुत अच्छा कपड़ा होता है। यहाँ जो सेल्स होती हैं उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ये आपको अनस्टिच भी मिल जाते हैं समटाइम्स और ये आपको जो है ना वो स्टिच भी मिलते हैं। और जो विमेंस है, अच्छा अब इसी तरीके से लाइमलाइट पर भी इक्वली जो है वो 40% ऑफ लगा हुआ है। तो ये ड्रेसेस आप देखें, ये बिल्कुल गर्मियों की ड्रेसेस हैं, ये वही फैब्रिक है जो गर्मियों का फैब्रिक है ना एक्चुअली। तो ये है जी खाड़ी की सेल जो कि हमने आपके साथ में शेयर की। तो जनाब अब हमने आपके साथ में सिटी अपडेट्स भी आपको बता दिए आप कहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं, क्या क्या मज़े की चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें, टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। और आज वीकेंड है तो फिर ज़रा ये भी पूछ लेंगे ना कि भाई हमारे मुल्क में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है। इनफैक्ट कराची में अभी इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि कुछ इस तरह की भी खबरें हैं 2 या 3 दिन से, आपको पता ही है कि कराची शहर में भी बहुत सारे हादसात भी सामने आ रहे हैं, फिर कुछ जो है प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। क्या करंट अपडेट है ये जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई दुनिया भर में जो है आज जो दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, दानिश इमलाक का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, इमलाक दानिश का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसमें क्या है, उसमें यही है कि आप अपने फ़न को जो है उभारें और अपने फ़न को अप्रिशिएट करें। इट्स अबाउट म्यूज़िक और वटेवर, क्योंकि थीम तो इसकी म्यूज़िक की है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आर्ट की दुनिया की सैर कराई जाए और आपको दिखाया जाए कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। तो राहिल बेग की ये रिपोर्ट देखिए। रंगों की ज़बान, जज्बात की तर्जुमानी, फ़न की वो सदाएं जो कैनवस से निकलकर रूह तक रसाई हासिल कर ले। पोर्ट ग्रैंड में सजी ऐसी ही नुमाइश। पोर्ट ग्रैंड कराची की आर्ट लैंड गैलरी में मुसव्वरा शाजिया नदीम के फनपारों की नुमाइश बाज गश्त अपने फ़न की गूंज के साथ हाजरीन को एक जज्बाती सफ़र पर ले गई। हाजरीन ने मुसव्वरा की काविश को खूब सराहा। सब लोगों को बहुत ही मुनफरिद मेरा काम लग रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई की बात है। ये इनके एक ज्वेलरी ये कलेक्टर हैं और ज्वेलरी ये बाय दास्तान है, जो ये पेबल्स और ये जो सीपियाँ हैं वो बनाती हैं। इन्हीं ने जो पेंटिंग शुरू की है, आई थिंक बहुत चैलेंजिंग है कि एकदम से इतने सारे रंग जो मैं नहीं लगा सकती, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। नुमाइश का इफ्तिताह सदर आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची मोहम्मद अहमद शाह ने किया। नुमाइश में रखे गए फनपारे न सिर्फ कुदरती मनाजिर, एहसासात की तर्जुमानी करते रहे। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के साथ राहिल बेग, सिटी 20।
तो जनाब आपने ये रिपोर्ट देखी और पाकिस्तान में टैलेंट की वाकई कमी नहीं है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ हमारे करस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं। अयाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रैंक के पर्सन है आज़ाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कहाँ थे आप? इतने दिनों बाद आप हमारे शो में, टाइम ही नहीं देते आप हमारे शो के लिए हैं। बस वो माह रमज़ान गुजर गया तो हाँ। उसके बाद में कुछ छुट्टियां कर ली, छुट्टियाँ कर ली, तो छुट्टियों के बाद वापस आना हुआ, यहाँ पहुँच गए। चलें जी, आज हमारे साथ में आज़ाद भाई भी मौजूद हैं और अयाज भाई भी मौजूद हैं। अभी हमने ज़बरदस्त सा पैकेज देखा, कितना आपको लगाव है फ़न से, ये पेंटिंग से, आर्ट से? फ़न ख़ासतौर पर इंसान के लिए एक रूह की राहत है। हाँ, अगर फ़न ऐसी चीज़ है जो तन्हाई में जब इंसान हो तो फ़न उसके आगे हो तो ऐसे महसूस होता है इंसान उसके मतलब एक नया सांस पड़ जाता है। टैलेंट कितना है? आप खुद जो है विलेज से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लोग कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं, कैसे जो है वो चीज़ें बनाते हैं और अपने टैलेंट शो करते हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो बर्तन हों, या किस चीज़ में आपको लगता है वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं लोग? पता है आपको, पता है आजकल स्कूल्स में ख़ासतौर देखा जाए तो बच्चों को फ़न की दुनिया की तरफ राग़िब किया जा रहा है, ताकि बच्चे उनकी तरजीहात जो है बिज़ी होने के बजाय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के बजाय फ़न की तरफ राग़िब हों, ताकि हाँ। आगे बढ़ सके, उनमें ज़हनी जो क्या कहते हैं सुकून मिल सके और उसमें ज़हनी तौर पर अपडेट रहें। इस हवाले से इसके साथ साथ पता है फ़न की मुख्तलिफ़ किस्म है। फ़न ना सिर्फ इंसान को प्यारा है, आपको पता है फ़न ख़ासतौर पर मौसीकी साज बजता है तो कोबरा सांप जो है वो भी उस पर डांस करता है। जो सांप कोबरा सांप किसी को डसता है तो इंसान बजता नहीं, जानवर बजता नहीं है, लेकिन वो कोबरा सांप भी जो मुरली का जो साज है उस पर डांस करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए न सिर्फ इंसान जो है इससे फ़न से प्यार करता है, इसके साथ साथ जानवर है या मुख्तलिफ एशिया के ख़तरनाक जानवर है वो भी उनसे प्यार करते हैं। वो उसकी ज़बान समझते हैं, मौसीकी की या धुन के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अयाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज भाई कैसे देख रहे हैं ये आर्ट एंड कल्चर और ये टैलेंट सारा कुछ कैसा जा रहा है हमारे पाकिस्तान में, और क्या समझते हैं कि किस तरीके से मज़ीद ये प्रमोट किया जा सकता है? देखिए, चल तो ये बहुत अच्छा रहा है और बात ये है कि अब उनको इतनी स्पेस चैनल्स पे नहीं मिलती, वरना जब मैंने काम शुरू किया था तो हम लोग उस वक्त ये होता था कि हमें कहते थे आप सॉफ्ट स्टोरीज़ ढूंढें। अच्छा। और मैं तकरीबन जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, मेरा स्टार्ट ही आर्ट गैलरी से किया, और जब मैं इसमें जाने लगा, मेरा पहला बीपर मौसम का था और कसीम सईद के साथ था, आपका आर्ट गैलरी पे था। आर्ट गैलरी से अभी भी जो कैमरामैन यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, ये मेरे साथ हम लोग जाते थे, इसमें पूरा एक शो होता था उस चैनल के ऊपर, एक शो था। तो हम लोग जाके पूरी जो ना उसके अंदर उस वक्त मुझे 2-4 लोग ऐसे मिले, इसमें एक प्रीतम जो हमारे नेशनल अवार्ड विनर हैं, यहाँ के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो मुझे बहुत पसंद है उनका काम, और साथ एक आलिया फैजी हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मुझे आर्ट से लगाव रहा है, तो मैं इनके साथ इनके शोज़ देखने वैसे भी जाता हूँ। अगर वो क्योंकि साथ हो जाते हैं, जब उनके शोज़ लगते हैं वो बड़े शोज़ होते हैं उनके, तो वो शोज़ देखने में खुद भी जाता हूँ। तो आर्ट उस वक्त ज़्यादा जो है ना चैनल्स के ऊपर हम देखते थे कि स्टोरीज़ मिलती थी। अब ये होता है कि कोई फ्राइडे सैटरडे को शो, ये लगते इसी तरीके से थे कि ये वीकेंड्स पे लगते थे ताकि लंबा ये चल जाते हैं। तो उसमें ये होता था कि ये संडेज को ये स्टोरीज चलती थी आपके चैनल्स के ऊपर। ये होता है कि वीकेंड के लिए आप आर्ट गैलरी का कोई एक आज आपने देखा है कोई, तो उसके बाद आपको नज़र नहीं आएगा। बच्चे काम कर रहे होते हैं, लोग ऐसे हो गए अयाज भाई कि हमें जो है ना वही वाली बात है, सॉफ्ट स्टोरीज पे नहीं दे रहे। अब लोग ज्यादातर चैनल्स क्या कह रहे होते हैं कि यार कोई खाने पीने की चीज वो दिखा दो। भाई बहुत सारी चीजें हैं सॉफ्ट स्टोरीज के हवाले से, लेकिन काम करने की प्रायोरिटीज की जरूरत है। आपको स्टूडेंट्स हैं आज भी आर्ट पे काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग हो, बहुत सारी दूसरी चीजें भी हो रही हैं। डिजिटल प्रिंटिंग की तरफ बहुत काम हो रहा होता है। मैंने तो इसको कैनवस को चेंज होते होते डिजिटल पेंटिंग्स और उसकी तरफ जाते हुए देखा है। उस दौर के टाइम पे हमने ये जब काम शुरू किया था तो लोग डिजिटल की तरफ आ रहे थे, लेकिन आज भी पेंटर्स कैनवस पे बैठे हुए और एक्रेलिक के ऊपर काम कर रहे हैं और एक्रेलिक के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए जी, आर्ट की बात हो रही है तो आर्ट से सीधा आपको लेके चलते हैं फ़ोन के ऊपर। और आप लोगों के पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है? अगर आईफोन है तो ये रिपोर्ट देखिए अशरफ भाई की। आईफोन
के शौकीन अफराद को धचका। आईफोन 16 की नई कीमतें जारी। पुराने मॉडल्स की वैल्यू में कमी। नई वैल्यूएशन में 187 मॉडल्स की कीमतें शामिल। 16 प्रो मैक्स 1 TB की कीमत $1469 मुकर्रर। नई वैल्यू फौरी नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन जारी। दरामदी कस्टम वैल्यू अब मार्केट सर्वे और डाटा तजिए की बुनियाद पर होगी। हुकाम को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। FBI ने वैल्यूएशन रोलिंग नंबर 1999/2025 जारी कर दिया। आईफोन 16 प्रो मैक्स 512 GB की कीमत $1278 मुकर्रर। आईफोन 16 मॉडल की 128 GB की कीमत $666 मुकर्रर कर दी गई। FBI ने आईफोन के पुराने मॉडल की वैल्यूएशन में कमी कर दी। आईफोन 15 मॉडल 128 GB की कीमत $825 से कम करके $600 मुकर्रर। आईफोन 15 प्रो मैक्स मॉडल 1 TB $1600 से कम करके $1320 का हो गया। आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB $1114 से कम करके $891 पर आ गया। आईफोन 13 प्रो मैक्स 512 GB की कीमत $1046 से कम कर $837 मुकर्रर। दरामद होने वाले आईफोन की इनवाइस वैल्यू के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। अशरफ खान, सिटी 21। तो जनाब, आईफोन रखने वालों के लिए एक धचका। पहले मैं आज़ाद भाई से और अयाज भाई से पूछती हूँ, आप लोगों के पास कौन से फ़ोन है? आज़ाद भाई, आपने कौन सा फ़ोन रखा हुआ है? मैंने जब से 24 न्यूज़ जो आईफोन तो नहीं है ना आपके पास, ये है? नहीं, आईफोन मुझे मेरे कज़न ने गिफ्ट किया था। अरे वाह भाई, ये कौन सा कज़न है, नाम बताएं जिसने आपको आईफोन गिफ्ट किया है? आपको प्रो मैक्स था, पता नहीं कौन सा, मुझे समझ नहीं आया। उसकी बैटरी कम इस्तेमाल होती है आईफोन की। अच्छा, इस्तेमाल लायक ही नहीं। सही। तो मैंने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। अरे अच्छा, कहते हैं कि जो एक दफ़ा आईफोन यूज़ कर ले उसके बाद फिर वो कोई और फ़ोन पे जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। आपने यूज़ किया था या बिना यूज़ किया आपने गिफ्ट? मैंने बिल्कुल यूज़ किया था, लेकिन मुझे समझ से बाला तर था। मैंने जान ही छुड़ा ली। मुझे लोगों ने कहा ये आप इस्तेमाल करो, उसके बाद आपको यही फ़ोन रखना पड़ेगा, बाकी कोई फ़ोन आपको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि हमारा काम है 24 घंटे खबरें देखना, व्हाट्सएप ग्रुप चेक करना, खबरें कंपोज करना। तो मैंने कहा इसकी बैटरी भी नहीं चलती है और उसका मैं आदी बन जाऊँगा, मतलब हेरोंची बन जाऊँगा। तो इससे बेहतर ये है सादा फ़ोन इस्तेमाल करो, वो भी इससे बेहतर है। उसके बाद मेरे पास जो है 2016 से ये पुराने फ़ोन है, ओप्पो के और वीवो के। अच्छा, वैसे मैंने ये आइडिया लगाया कि जितना आपका पुराना फ़ोन हो उतना अच्छा होता है। हाँ, ये जरा दिखाएं भाई अयाज भाई। हाँ, एक वालिद का फ़ोन है, एक वालदा का फ़ोन। वाह, ये दोनों पुराने फ़ोन है जो वो यूज़ करते थे, वो दोनों मेरे पास। अच्छा, इसकी कोई खास वजह, मतलब वैसे मैंने पूछा कि वालदा वाला फ़ोन इसलिए ये रखा हुआ है, इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है। मुझे थोड़े अब टाइपिंग करने में और देखने में इतने बड़े फ़ोन का साइज़ याद नहीं है। वो बाहर से लेके आई थी हमने लिए, मुझे पता भी नहीं है कौन से मॉडल का। सही। और दूसरा वालिद का फ़ोन रखने की वजह वो इसलिए उन्होंने निकाल दिया। वो इस्तेमाल ये नहीं करते, तो मैं मुझे दे दीजिए। अच्छा, देखिए ये आईटेल का फ़ोन है। अच्छा जी, ये बताने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आईफोन नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई स्टेटस सिंबल है। इशू ये है कि जिस फ़ोन में आप कंफर्टेबल हो, जो आपका कंफर्टेबल जोन हो, आप वो यूज़ करें। लेकिन अयाज भाई, आप क्या देखते हैं वजूहात कि लोग लाखों रुपए, 5-5 लाख के, 4-4 लाख रुपए का फोन है वो जो नया आईफोन ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा महंगे फ़ोन, यानी लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पास एक महंगा फ़ोन हो। तो वाकई महंगे फ़ोन से पता लगता है कि बंदे का पर्सनैलिटी क्या है या स्टेटस सिंबल क्या है उसका। लोग ये हमारे मुल्क में। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर होगा। अच्छा, पीटीए बगैर पीटीए आजकल लोगों ने व्हाट्सएप पर फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पैसे नहीं बढ़ते, जो पीटीए नहीं करवा सकते उन्होंने जो है वो नॉन पीटीए व्हाट्सएप पे कहीं भी वाईफाई इस्तेमाल, एक फोन रखते हैं, उससे उसका वो लगाते हैं कनेक्शन, और दूसरे फोन में और उससे चलाते हैं फोन। अच्छा, कई ऐसे बड़े लोगों ने देखे सारे जो है 3 आईफोन है, लेकिन सारे बगैर पीटीए, सादा सा फोन है, उस पर कॉल अटेंड करते हैं, बाकी सारे नॉन पीटीए हैं। अच्छा, उसमें खाली व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। 3 फोन। यही तो मैं कह रही हूँ कि क्या बड़ा जरूरी है ये आईफोन रखना, इससे पर्सनैलिटी जज होती है लोगों की। हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। अमेरिका में जो सबसे बड़ी मार्केट आईफोन की कौन सी है? अमेरिका। चाइना से बन रहा है और अमेरिका के लिए बन रहा है। अब अमेरिका के अंदर होता ये है कि कोई भी कंपनी जो है वो उसको जो देती है वो फ़ोन इंस्टॉलमेंट्स पे होता है, वो पैकेज होता है जिसके अंदर उनकी सिम होती है। वो आपको एक मंथली पैकेज देते हैं और उसके साथ वो फ़ोन देते हैं। अब वो उसमें ये कहते हैं कि ये आपने पुराना आईफोन है आपका, लेट्स से 14 है और आप 15 लेना है या 16 लेना है, ये आप वापस करें उसको और मेरा पैकेज अपग्रेड कर दें। सही। तो वो उसकी वो कीमत लगा के अगर वो $40 पर मंथ दे रहा है, उसमें वो अपना बिल भी अदा कर रहा है और वो उसमें उस फ़ोन की कीमत भी अदा कर रहा है। वहाँ ये सिलसिला होता है। हमारे यहाँ तो जाते हैं बोलते हैं ये लो 5 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए जब कैश पे लेना है तो स्टेटस सिंबल बनेगा। वहाँ लोगों की ज़रूरत के तौर पे और शौक के तौर पे, जो गैजेट्स के शौक, देखिए शौक होता है।
यहाँ पे शौक नहीं है, शो ऑफ है ना, यहाँ शो ऑफ है। मतलब यहाँ वो अगर दिखाते हैं लोगों को, हाँ। आपको ये दिखाने के लिए कि ये मेरे पास आईफोन है, और उसने करना कुछ नहीं। अगर उसकी इतनी जरूरत होती हाँ। तो टैक्स पे करे ना, टैक्स पे करे। हाँ। उसने सिर्फ कैमरा यूज करना है, कैमरा यूज उसने करना अपनी है, एक बिल्कुल वीडियो बनानी है, या हाँ। उसने अपनी एक तस्वीर खींचनी है, क्योंकि हाँ। वो नया फोन है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, हाँ। ये दिखाने के लिए कि भाई रिजल्ट मेरा ऐसा आता है, लेकिन उसको ये फीचर्स और इसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, हमारे चाहे जो टिकटॉकर्स हैं वो हाँ। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सही, या कोई जो इन्फ्लुएंसर हैं वो किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बनाने के लिए, उसके अलावा और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सही, तो यहाँ पे तो वो दुनिया में कहीं और जा रही होती है, पाकिस्तानी कहीं और जा रहे होते हैं। पाकिस्तान के। अच्छा, और बड़ी मजे की बात है आजाद भाई, आप लोगों को हैरत होगी, अगर आप एंकर पर्सन हैं या आप मीडिया से हैं तो सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं आपके पास फोन कौन सा है। अरे आपके पास आईफोन नहीं है अयाज भाई, ये क्वेश्चन है बाकायदा। कौन से ऐसे एंकर आपसे पूछते हैं, मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भेज दें। लोग एंकर से पूछते हैं, नॉर्मल रैंडम एंकर से क्या पूछेगा, तो उसको तो पता ही है आपस में लोग पूछ रहे होते हैं क्योंकि एक स्टेटस सिंबल है। अरे आपके पास तो आईफोन होगा, मतलब जरूरी है मेरे पास आईफोन होना, ये जरूरी है किसी भी ऐसे एंकर के पास या मीडिया पर्सन के पास हो सकता है, उसको भाई नहीं पसंद हो एंड्रॉइड की साइट्स पे वो मैं तो जा रहा जिंदगी भर जो आपका एंड्रॉइड फोन है ना, शो ऑफ है। एंड्रॉइड फोन यूज किया मैं तो आईफोन। अच्छा मजे की बात बताऊं, अच्छा मजे की बात बताऊं। अच्छा, हमारे पास सफाई करने का जो काम है वो सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से, वो महकमा बल्दियात के मातहत है। हाँ। सिंध सेक्रेटरीट के अंदर सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कंपनी ने जो है ठेके पर सफाई का काम दिया हुआ है। परसों या तरसों में बैठा हुआ था चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर PR के ऑफिस में। हाँ। एक खाकरूब आया, ब्लू ड्रेस में था, अंदर आया, उसके पास आईफोन था। हाँ। उसने उनसे पूछा भाई आपका चार्जिंग केबल जो आईफोन वाली है या नहीं है तो मैंने उससे पूछा तनख्वाह कितनी, उसने कहा तनख्वाह 18,000 रुपये। जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपये, कम से कम उसके पास आईफोन था, कम से कम ना होगा तो कम से कम 50-60 से ऊपर होगा। वो पूछ रहा है कि भाई आपका केबल कौन सी है, मैं इसको चार्ज करना है। आजाद भाई ने कहा होगा ये देखें जी, ये मैं जो है जिस फील्ड में काम करता हूँ मैंने आज तक ये चीज नहीं हमारी रखी। फील्ड में तो कामयाब नहीं है। हाँ सही, जो आजाद भाई जो हमारी बैटरी बैकअप के लिए हमारे एंड्रॉइड या ऐसे फोन जिनकी बैटरी ज्यादा चलती है, हमें हर वक्त एप्लीकेशंस खोल ली, हर वक्त एप्लीकेशन खोल रही है, हर वक्त टाइपिंग कर रही है। उसके अलावा ये है 7 दिन रात आप न्यूज में है। तो नहीं, उसके अलावा ये है, मुझे मेरे पास कोई खबर व्हाट्सएप पर आ जाए, मैं कहीं खबर कंपोज करूँ, ये फोन स्टडी क्राइम आम जाम है। हाँ। खौफ रहता है, इधर देखना पड़ता है, इधर देखना पड़ता है, टिकर कंपोज करने पड़ते हैं। हाँ। अगर ये फोन छीन लिया चलो खैर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आईफोन चला जाए तो मेरे घर में क़यामत बर्बाद हो जाएगी। सही बात असल मसला ये भाई, इस वक्त छोटी गाड़ियों की जो कीमत है उस कीमत में आईफोन आ रहा है ना। हाँ, 5-6 लाख रुपए की गाड़ी आ जाती है भाई पुराने मॉडल की आज के दौर में। लेकिन अभी 5 लाख का तो आईफोन आता है, ये चेक करें। गाड़ियां आ चुकी है, हो सकता है फोन भी इस तरह का कोई इलेक्ट्रिशियन कुछ नया फार्मूला कोई आ जाए कोई ऐसा फार्मूला आ जाए इस फोन से जान छुट जाए। मैं तो ये सही कह रहे हैं भाई, इससे जान छुड़ाने का वाहिद तरीका यही है कि आप इसको अपना स्टेटस सिंबल जो है वो बिल्कुल भी ना बनाएं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि पड़ोसी मुल्क में क्या चल रहा है और पाकिस्तान कैसे जवाब दे रहा है। वेलकम बैक। तो इस वक्त अयाज भाई मौजूद हैं, आज़ाद भाई मौजूद हैं। आज़ाद भाई, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से भारत की जानिब से मुसलसल जो है वो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है, और जब भारत इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब मिलता है, बल्कि पूरी दुनिया में भी जो है रुसवाई का सामना करना पड़ता है। मैं अभी जब अपना इंट्रो करी थी तो मैं यही कह रही थी कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं ना, ये इसका स्क्रिप्ट बॉलीवुड से लिखवा लिया करें वो लोग, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जिस तरह की उनकी न्यूज़ है, जिस तरह का उनका मीडिया है, मतलब ना कोई सबूत होते, ना कोई कुछ भी हो, फ़ौरन हर चीज़ पाकिस्तान पे। अब जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है उसके बारे में ज़रा बताएं कि करंट सिचुएशन क्या है। और कल जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जलसा किया, उस जलसे में भी बड़ी धुआंधार उन्होंने जो है वो बात की है। अच्छी बात ये है कि इस दफ़ा भारत जो है वो अपनी ही ट्रिक्स में खुद फंस गया है। जी आज़ाद भाई, ये एक सियासी गेम शो का एक तर्ज का जो मामला है। हाँ। जिसमें समझा जाए वहाँ पर जहर उगलने का मतलब मामला ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। यहाँ पर तो पीका एक्ट है, लेकिन वहाँ पर शायद पीका एक्ट नहीं है या नाफिज नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर एंकर्स जो हैं, ख़ासतौर पर जो TV चैनल्स के वहाँ इंडिया के, वो इतना जहर उगलते हैं, जो उनका तर्जिया होता है या उनकी बातचीत होती है या उनका OC इंट्रो होता है, वो इस तरह का होता है जिस तरह लगता है जिस तरह किसी सरकारी हुक्मरान ने उनको एक फीडिंग करके ये चीज़ बता दी। वो मतलब बोलते रहते हैं
ना उनका कोई रहनुमा बात करता है। सिर्फ मीडिया पर इतनी हाई पैदा की जाती है जिसका जो मुकाबला करना पाकिस्तान के हमारे मुल्क के जो हुक्मरानों को करना पड़ता है। ये ठीक ठाक तरीके से अपना जवाब देते हैं, उनका दिफा करते हैं, अपने बाज़ाब्ता तौर पर सफाई पेश करते हैं, लेकिन मामला ये है कि वहाँ पर मीडिया पर कोई कंट्रोल है नहीं। सर खासतौर पर मुल्क के मामला जो उनके हैं कहा जाता है सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू, वहाँ तो सिर्फ हिंदू तो है नहीं, मुसलमान बसते हैं, मुसलमान की आबादी बड़ी तादाद में मौजूद है, चाहे राजस्थान की पूरी पट्टी है या दिल्ली कई इलाके बदल सकते हैं वहाँ पर जो मुसलमान आबाद है, लेकिन सिर्फ एक तासुर दिया जा रहा है हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। इस तरह तो है नहीं, हमारे पास भी अकलत बसते हैं, हम उनका कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान एक ही पेज पर हैं, हमेशा रहे हैं, इस वक्त भी हैं, लेकिन इस वक्त उनका दिफा करने की भरपूर कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान ने ख़ासतौर पर बॉर्डर बंद करके या पाकिस्तानी को निकाल करने का अहकाम जारी किए या ताश मुआहिदा जो ख़त्म किया है, ये पहले हुआ करता था। ये हिंदुस्तान का मामला नहीं है, न सिर्फ पाकिस्तान का मामला, पहले था हिंद और सिंध, पहले पाकिस्तान इंडिया नहीं था, हिंद और सिंध का एक बाज़ाब्ता तौर पर नक्शा था, शेप था, जिसके तहत दरिया सिंध आज का नहीं है। दरिया सिंध 5000 साल मतलब सिंध की तारीख जब से शुरू हुई है, जब से सिंध बना है तब से दरिया सिंध मौजूद है। लेकिन दरिया के बारे में कल बात की ना, लेकिन इंडिया ने सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करके ये न सिर्फ उसके माबिन जो है ख़ासतौर पर आलमी बैंक बीच में थी, आलमी बैंक के शराइत के तहत जो है जो सिंध ताश मुआहिदा किया गया था, लेकिन इस वक्त जो है आलमी बैंक की बगैर किसी इजाज़त के, बगैर उनको मुतमिन करने के, बगैर किसी रजामंदी के, बगैर किसी सलाह मशवरे के इंडिया ने अचानक से ऐसा फैसला किया। जब हमारे पास खुद हम इशू इंटरनल चल रहे हैं, उन इंटरनल इशू में इंडिया ने एक गैर कानूनी तरीके से मुदाखलत करके हमारे न सिर्फ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है, इसके साथ साथ मतलब हमें जो खासतौर पर हमारी जो कौम है उसको एक उकसाया है, मतलब उनको एक इंतशार के हवा में उड़ा दिया है। अब जो हम जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जवाब देने के साथ साथ हमारे जो दीगर ममालिक आलमी दुनिया है वो जो देख रही है क्या गलती किसकी है, पाकिस्तान की है, इंडिया की जो पहल उन्होंने की है। उन्होंने जब पहल की है तो उसके बाद में पाकिस्तान सरकार इस वक्त जवाब तो दे रही है, लेकिन इंडिया को सोचना होगा जो मुल्क के हालात हैं या दुनिया के हालात हैं उसके पेश नज़र इंडिया को ज़रा अकुल से काम लेना होगा, वरना ये हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। उसका पाकिस्तान जवाब तो दे सकता है, लेकिन इंडिया को नुकसान होगा, इसका फ़ायदा नहीं होगा। अयाज भाई हमें क्या है, हम देखिए हमारे लिए रियासत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमारी रियासत हमें मुकद्दम है, उसके लिए हम 22 करोड़ आवाम, 22 करोड़ फौजी हैं। ये बात वो वाजे समझ लें। वो जितनी 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, कर लेना। 4 दिन हो गए उनका तो मीडिया प्रोवोक कर रहा है रोजाना, आज इतने घंटे गुजर गए, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, करके तो देखें। जो पाकिस्तानी अवाम ने जो रिएक्शन एक कौवा तो मारे ना, जैसे पहले कौवा मारा था, आए तो सही। अच्छा, ये जो दहशतगर्दी 90,000 लोग जो हमने अपनी कुर्बानी दे दी, जो तुम लोग उसकी फंडिंग कर रहे हो, हमने तो हमेशा जिम्मेदारी का सबूत दिया। हम तो बैरूनी हाथ बोलते हैं, इनको तो जरा से इनके 27 लोग हम कंडेम करते हैं। बिल्कुल देखिए, दहशतगर्दी हम पूरी दुनिया में जहां भी होती है पाकिस्तानी उसको कंडेम करता है, एक एक फर्द, एक एक रियासती इदारा। लेकिन अगर हमारी बका की बात आएगी तो उसके साथ तो हम अपनी फौज क्या, वो हमारे झूमर है, हमारे माता के एक एक फौजी। आप एक गोली चला के तो देखें, एक कदम बढ़ा के तो देखें। टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, जरा उनकी जानिब से ये पढ़े लिखे, इनके ख्वाब में जनरल आसिफ मुनीर इनके लिए ख्वाब वो दहशत की अलामत बन चुका है। एक वाहिद हमारा जर्नल ही काफी है, अभी तो फौजी बहुत दूर पड़े हुए। इनके रिटायर्ड फौजियों पे मुझे पता है ना, आर्मी चीफ का क्या नाम है इंडिया के, किसी को पता है नाम? यहाँ पे किसी को नहीं पता। Unknown, we don't know कौन है, लीस्ट इंटरेस्टेड। जनरल आसिफ मुनीर को एक एक बंदा इंडिया का जानता है। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू उनके जो चैनल्स हैं उनको बहुत शुक्रिया कि हमारी आर्मी को उन्होंने और हमारे लोगों को पहचानते हैं। बिल्कुल, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं भाई। और वो लोग जो मैं आपके शो पे कहा था मैंने, वो लोग जो शादियों के अंदर हवाई फायरिंग कर रहे थे, वो अपने जरा तैयारी कर लें। अब मैंने उनको कहा था कि आपको हम एक महाज पे भेजेंगे, वो महाज आ गया। हम वो लोग हैं जो शादियों में अपने यहाँ पे लोगों को अंधी गोलियों से मार देते, तो भारतीय क्या चीज़ है हमारे लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू बात कर रहा है। वेलकम बैक। तो जी, बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अभी जो ये कशीदगी है, जो इंडिया की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। अयाज भाई जो है
वो डिस्कस कर रहे थे। और आयाज भाई कुछ कराची हाइट से जो है मुखातिब थे इस मसले पे, क्या आप जरा कह रहे थे, पहले जरा अपनी बात पहुंचा दें। वो तमाम लोग, वो तमाम मनचले और वो जो लोग जो शादियों में बहुत ज्यादा निकल के, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कौम है जो शादी में निकलते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, उसमें लोग मर जाते हैं हमारे यहाँ। अगर इंडिया हमारे तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो हमारे पास तो अभी वो रिजर्व फोर्स वो भी पड़ेगी है, जो हवाई फायरिंग करने वाली है, जो न्यू ईयर नाइट पे जो निकलते हैं, जो हवाई फायरिंग करते हैं, अभी तो वो फोर्स भी पड़ेगी हमारी, उनसे ही निपट ले। इंडियन आर्मी तो दूर की बात है, हमारी आर्मी तो वही सीधी ऐसी गोलियां, वो तो अंधी भी मारते तो बंदा मर जाता है। ये क्या चीज है? हम तो जमीन के टुकड़े पर जरा उससे पूछे ना, वो मूंछों वालों से तो पूछ ले जो चाय पी के गया कि अभी तक उससे कहाँ है वो उसको बोले पढ़ा दे उनको। उसके बारे में तो जितनी आप, अच्छा मैं पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन वो जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अब रिएक्शन दिया गया है ना, यकीन करें जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने इस बात को अनसीरियस लिया, मतलब उनको हमको कोई डर ही नहीं है, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। और वहां पर पोर्ट्रे ऐसा किया जा रहा है, ऐसे थंबनेल्स लगा रहे हैं, ऐसे मीम्स बना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। फिर जो पाकिस्तानी अवाम ने इनको जवाब दिया है ना कि भाई आपका हमें कोई डर ही नहीं है। लोग पता है क्या, किस तरह की मीम्स, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ये बताएं उस दिन छुट्टी होगी कि नहीं होगी, उस दिन जाना है कि नहीं जाना, कोई गैदरिंग रख लें, अच्छा ठीक है। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं ये करके तो देखें, हम इन्हें बता देंगे कि किस तरफ इन्होंने रुख किया। ये चल रहा है आज भाई हम तो जहाजों का इंतजार कर रहे हैं, गिरे तो सही आगे दफा पायलट नहीं, उन्होंने एक तैयारा था ना जो उन्होंने जिसका धाती पुर्जा अपने एरिया में गिरा दिया, फिर माफ, ये तो हाल है, वो लोग जंग करेंगे। इतने बुखलाए हुए लोग हैं, ये अपना हेलीकॉप्टर खुद मार देते हैं डर के मारे। इनके जो मिग तैयारे वो खुद ही गिर के खुद ही उसके ऊपर वो खुद परेशान थे। और अब वो 4-6 राफेल तैयारे ले आए, उसके ऊपर क्या वो इतने एतरार हैं 10-12। जरा वो JF थंडर भूल गए वो हमारे, वो जिस तरीके से उनके साथ वो वाकया। मैंने आजाद भाई एक मैं भी मसला सोशल मीडिया देख रही थी। मसला ये है कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों हमारे एंकर्स या हमारे टॉक शोज के अंदर हम लोगों को देखें, हम लोग फिर भी लिहाज करते हैं, लेकिन वो लोग पढ़े लिखे लोग जिस तरीके से इस वक्त जहर उगल रहे हैं, काउंटडाउन चल रहे हैं लिटरली कि आज चौथा दिन हो गया। इस वक्त तक क्यों नहीं इसको जवाब दिया गया पाकिस्तान की? उनकी क्या बोलूं, वो टांगे कांप रही हैं, वो कहां से, वो तो सोच रहे हैं करे किस तरह से जहाज, हवाई जहाज वो नहीं भेज सकते, वो डर जाते हैं। वो एक हमने वापस अच्छा किया कि उस बंदे को वापस भेज दिया। सही, बिल्कुल। 2 लोग रोशन यादेव वापस गया हुआ, वो बताता है यार ये पकड़ने के बाद जब करते हैं तो अभी लोग, हाँ एक चीज हो रही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट इंडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट होना बाकी, मोदी का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला। मुझे लग रहा है इन्होंने जहां ये भेजा करने की कोशिश की, इंडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, ये उनसे बोल दें। ये बात लिटरली बिल्कुल तैयार है, हम इंडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हमारी फोर्सेस रेडी बैठी है, बस बिल्कुल फोर्सेस भी रेडी बैठी हुई है और आवाम भी रेडी बैठी हुई है। मतलब इस तरह की बातें हो रही है सोशल मीडिया पे कि भाई खाबे शाबों की रौनकें आ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे कि एक दफा आ तो जाएं, इनको जरा हम चाय पिलाएं। मतलब यहाँ पे इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग कि भाई क्या हो रहा है जी, चाय की तैयारी हो रही है क्योंकि इस दफा देगों में चाय। यानी आप देखें क्या जज्बा है पाकिस्तानी अवाम का, कि मजाल है कि किसी भी एक पाकिस्तानी ने किसी एक और बंदे को पकड़ के, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आप सारे भी मौजूद हैं, किसी को फिक्र भी नहीं है इस बात की कि जी इंडिया क्या कर सकता है। मीडिया भी बात भी नहीं कोई कर रहा, बस अपने सोशल मीडिया पर लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। 4-5वां दिन को आ रहा है वो, इस खबर से उनका मीडिया हटी, जो टॉक शो है वो इसी पर है, वो जो खबर है वो इसी पर है, उनकी जो फौज है मीडिया बनी हुई है, फौज रहेंगे। पता नहीं समझ में मुझे ये मैं सोच रहा हूँ, ये अगर दहशतगर्दी की जंग जो हम लड़ रहे थे, अगर ये इंडिया लड़ रहा होता तो ये इनका मीडिया तो पागल हो चुका होता अब तक। सही। हमने जितनी कुर्बानी दहशतगर्दी की जंग में हमारी आवाम ने, लोगों ने, जिस तरह हमारे यहाँ ब्लास्ट होते हैं, हमारे यहाँ किसने बोला आज तक ये पीछे से फंडिंग कर रहे हैं, पूरा हमारे बलोचिस्तान में इनकी फंडिंग है, हम तो नहीं बोलते इनको करे, अब तो हम खुला बोलेंगे इंडिया है इसके पीछे, हमें तो सुकून का सांस नहीं लेने देते। सही, बिल्कुल। हमने 90,000 जाने जाया कर दी, कौन है उसके पीछे? इंडिया है। सही। बोले ना सारे बैठ के, बोलेंगे हम इनको, और जरा बर्दाश्त करें, हमारी भी बातें। सबसे बड़ी बात ये, जिस पहलगाम की ये बात कर रहे हैं, जिस मकबूजा कश्मीर के हवाले से ये बात कर रहे हैं, वहां पे तो ऑलरेडी इनकी 7 लाख फौज मौजूद है।
वहाँ पे इनका तो खुद का सिक्योरिटी, अपने लोग इनके किए हुए थे, क्या थे ये 4 लोग आए, 27 लोग मार गए, 1.5 लाख फौजी वहाँ पे लगाए हुए कश्मीर में, क्या वो सत्तू पी के सो रहे थे? 2000 टूरिस्ट वहाँ पर थे मौजूद, और कहते हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। उन्होंने टूरिस्ट वहाँ बुलाया, कोई सिक्योरिटी नहीं, हमारी सिक्योरिटी पे उनको वो उंगलियां उठती हैं कि भाई ये कर लेते, वो कर लेते, ये कर लेते। भाई तुम कर लेते ना कश्मीर में, क्यों नहीं कर सके? इतना सा इलाका है ना सारा, बिल्कुल एक जंगल को, और अब पता है किन लोगों के लिए मुश्किल हो गई, पता है किन लोगों के लिए मुश्किल हो गई? कश्मीर में जो मुसलमान है ना, मकबूजा कश्मीर का जो मुसलमान है, जो कमाते ही इस तरह से था कि टूरिस्ट आते थे और वो टूरिस्ट को घुमा के थोड़ी बहुत उनकी कमाई हो जाती थी, बेचारे वहाँ भी अब मुसलमान ही अब लग पता जाएगा, बड़ी उछल रहे थे ना इकोनॉमी, इनकी एयरलाइंस का बट्टा बैठ जाएगा, एयर स्पेस बंद है हमारी, जाना है अमेरिका, $1 मिलियन का नुकसान, जाना है अमेरिका, घूम के जाओ जरा ऊपर से, नई जगह पे जाके दोबारा रिफिलिंग करानी पड़ रही है इनको। हाँ, और 1-1.5 घंटे को मिनिस्टर उनका गया है, 2 घंटे का जो सफर जो 2 घंटे का था वो 4 घंटे पे हो गया उनका, जो 12 घंटे का था वो 14 घंटे पे, जो 24 घंटे का वो 26-27 घंटे पे चला गया इनका सफर। तो करो अब सफर, लड़ो ना जंग, अब लड़ने का शौक है। अगर तुम हमसे इस तरीके की बोलते हैं, हमारा पानी में जाके, पानियों में भी आगे देख लो भाई बिल्कुल। हमारे लिए क्या समुद्री रास्ते पे क्या कर सकते हो? जिस तरह से जलसा किया बिलावल भुट्टो ज़रदानी, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि ये जो सिंधु दरिया है, इस दरिया में जो पानी बहेगा या तो ये हमारा पानी है या फिर खून बहेगा। मतलब कैटेगोरिकली उन्होंने जिस तरीके से हर पॉलिटिशियन की जंगें चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखता और इसका इत्तेदाम ही कर देते चले। वो तो भपकियां मार रहे ना, मतलब पाकिस्तानी तो असल में रेडी हो गए। पाकिस्तानी देखिए आर्मी चीफ ने जो हमारी सलामती काउंसिल का जो हमारा इजलास हुआ उसमें वाज़े तौर पे बोल दिया पानी हमारी लाइफलाइन है, आप छेड़ के देखें उसको, और वो ये कर नहीं सकते यार। दरिया और भी है ना, कितने दरिया है, सही, हमें खुद नाम नहीं आते, बाकी जो बेचे हैं अयूब खान वो हमें याद है, लेकिन दरिया सिंध उसका नाम दुनिया में मशहूर है। जहाँ जाएंगे दरिया सिंध का नाम लेंगे, बोल दरिया सिंध। दरिया सिंध को एक बादशाह का लक़ब मिला, दरिया बादशाह। जब सैलाब आया था ना 19 में 22 में जी, तब कहा गया दरिया सैलाब इस तरह था, पानी ऐसे चलता था, दरिया बादशाह। मतलब इसकी उड़ान ऐसी थी पानी की, जो लोग डरते थे, जिससे शहर डरते हैं जब सैलाब आता है। तो दरिया सिंध को रोकना कोई मोदी की बाप की बस की बात नहीं है। दरिया सिंध एक तारीख है, तारीख से हाथ चुराना जो भी करेगा उसका नुकसान होगा। दरिया सिंध के मामले पर कोई बंदा कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तारीख है। ये जिस तरह मोइनजोदड़ो की तारीख है, इस तरह दरिया सिंध की तारीख है। उस तारीख से जो भी हाथ चुरान करेगा उसका नुकसान होगा। हमेशा जिसने भी तारीख से हाथ चुरान किया, चाहे वक्त का कितना बड़ा हुक्मरान हो, चाहे कितनी बड़ी रियासत हो, जिसने भी किया है उसका नुकसान हुआ है। जिस तरह मोदी ने जिस तरह का ऐलान किया, जो फैसला किया, ये मोदी सरकार को गले पड़ेगा, क्योंकि दरिया बादशाह के साथ हाथ चुरान करना एक मजाक नहीं है, मश्करी नहीं है, बड़ी एक तारीख के साथ हाथ चुरान करना है। तारीख के साथ जब कुछ किया जाएगा तो कौम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारे साथ पानी की दहशतगर्दी करेंगे, रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगला सीजन अब मानसून का, ये पानी ज्यादा छोड़ सकते, रोक नहीं सकते। आगे जो सीजन बर्दाश्त नहीं कर, कहाँ लेके जाएंगे बंद करके खुद डूब जाएंगे, बंद ही नहीं कर सकते। कितने टाइम बढ़ लेंगे। उसके बाद ये सीजन तो हमारे तो सैलाब आता ही है ना, इन्हीं की वजह से आता है। ये सैलाब भी इन्हीं की वजह से आता है, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ते हैं। नीयतें खराब है ना। बिल्कुल, ये सारी बात एक नीयत की भी होती है, कि इंटेंशन की भी होती है, लेकिन जब हम उनको पड़ोसी और अच्छा पड़ोसी मानते हैं, लेकिन वो कभी भी सबूत नहीं देते अच्छे पड़ोसी। आवाम खुद उनसे नाराज है, क्योंकि अरे उनकी आवाम छोड़े, उनके जो जर्नल है, उनका एक कोई रिटायर्ड जर्नल है, जनरल बख्शी, वो उनसे इतना नाराज है। वो कहता है हमारे पास तो फोर्स ही नहीं है, इतनी कम है इंडियन आर्मी, क्योंकि कोरोना के दिनों से उन्होंने 3 से 4 साल में रिक्रूटमेंट नहीं की, वहां पे तो रोना मचा हुआ है। समझना चाहिए, ये जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो उनसे पैसे कमा रहे हैं, उनकी आवाम बेवकूफ बन रही है, खुशी में उनको देखी जा रही है, लाइक दिए जा रही है, वो पैसे कमाया जा रहा है, वो गालियां दिए जा रहे हैं, वो पैसे कमाए जा रहे हैं। टाइम हो गया है इस वक्त ब्रेक लेने वाला, और क्योंकि हम जाएंगे हेडलाइंस की ब्रेक पर, तो अयाज भाई और आजाद भाई हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक। वेलकम बैक। तो जनाब, अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी टैलेंट से कि जिनसे मिलकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और आपको बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी, इस सेंस में कि हमारे मुल्क में भी इतना टैलेंट है और हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो इस गेम में, इस रैली में भी पार्टिसिपेट करती हैं। आपने कई मुख्तलिफ
जो है वो रैलीज़ का जिक्र सुना होगा, आपके कार रेसर्स के बारे में सुना होगा, आपने रैली रेसर्स के बारे में सुना होगा, और आपने देखा भी होगा, शायद आपने देख के इग्नोर भी कर दिया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें कोई मर्द बैठा है या फिर 2-4 लोग जो हैं वो आगे पीछे गाड़ियाँ चला रहे हैं और रैली हो रही है। लेकिन वी हैव दीना पटेल राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दीना? वालेकुम सलाम, ऑल वेल, थैंक यू। क्या हो रहा है आजकल जी? बस जस्ट लिविंग लाइफ। लिविंग लाइफ, ये जो लिविंग लाइफ है ना, इतनी आसानी से सादगी से कह दिया। सो ये जो इनकी इतनी आसान नहीं होती, इसके पीछे बड़ी बड़ी मेहनत है। दीना ये बताएं कि आप रैली रेसर हैं और यू नो इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम जो है इंशाल्लाह अब ये आगे आने वाले दिनों में रोशन करेंगी। कैसे ख्याल आया घर से, पेरेंट्स या कोई और इस फील्ड में है कि नहीं भाई इस फील्ड में कोई होता है, तो फिर कोई इंस्पिरेशन है जो आपने ये डिसाइड किया कि जी मैंने ये रेसिंग करनी? इतना ख़तरनाक काम यहाँ पे तो लोग कहते हैं जी लड़कियाँ कोई आसान जॉब ढूंढ लें, कोई आसान स्पोर्ट्स कर लें, कोई आसान काम कर लें। When did you start it? Abu was the original rally racer. He's been racing for 40 years. Okay. तो उनको ही देख के, उनकी ट्रेनिंग लेके ही हम फील्ड में दाखिला हुए हैं। अच्छा, तो फिर जब कहा कि ठीक है मैंने अब्बू को देख के जो है इस रैली में लेना है, मैंने भी रेसर बनना है, तो कैसे स्टार्ट किया? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। व्हाट वाज योर फर्स्ट रेसिंग और कब आप गई और लोगों ने फिर क्या कहा? अरे दीना ये बड़ा ख़तरनाक होता है यार, ये कैसे करोगी, इट्स टू डेंजरस। क्या हुआ फिर? बिल्कुल। नाउ दैट आप याद दिला रही हैं, माय फर्स्ट रेस वाज हल, दैट हैपेंस इन मुजफ्फरगढ़ इन पंजाब। पहली रेस थी 2021। अच्छा, I think, तो it's been 4 years now. सही। In November, अभी इस साल नवंबर में it'll be 4 complete years of rally racing, अल्हम्दुलिल्लाह। So पहली रेस में बाबा ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए थे to finish, because he wanted to see कि मेरे अंदर ये है, do I have the potential to be a rally racer, because it's not for everyone. Yes, obviously it's not for everyone। और ये इस तरह से क्यों कह रही हैं? दीना की कुछ फुटेजेस होंगी, वो मैं चाहूँगी कि आप प्ले करें और हमें फुटेजेस दिखाएं, ताकि हम आपको बताएं कि दीना जो है वो कितना ज़बरदस्त पाकिस्तानी टैलेंट है, और ये हर किसी का काम भी नहीं है, ये हर किसी के बस की बात भी नहीं है। अच्छा जनाब, तो दीना ये बताएं कि मैं आपका जो है ना वो इंस्टाग्राम देख रही थी, मैंने बाज़ाब्ता तौर पर उस तरह की रेसेस तो बहुत ज़्यादा देखी हैं, लेकिन आपका नाम ज़रूर मैंने सुना हुआ था कि जी दीना पटेल जो है ना वो इस तरह की कार रेसिंग करती हैं एंड ऑल दैट। कितने दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या SOPs होती हैं कि किस तरीके से रेस करनी है? नॉर्मली जब लड़कियां कराची में नॉर्मल जो कार ड्राइविंग कर रही होती हैं, अगर वो कहीं ट्रैफिक जैम हो या अगर वो कहीं रुक जाए ना, तो वो लोग कहते हैं कि कहीं ट्रैफिक जैम है तो भाई दैट माइट बी ए गर्ल, ठीक है ना, बट कार रेसर और वो भी इस तरह की रैलीज़ में, इट्स अमेजिंग। तो ज़रा सा थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि रेसिंग करते वक्त और उससे पहले क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं, क्या दिमाग में चल रहा होता है, क्या जहन में होता है कि यार ऑल आइज ऑन मी, एवरीबडी इज़ वॉचिंग मी, कि यार दीना इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रैली। सो क्या होते हैं उस टाइम पे? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड अब तक नोबडी हैज एवर आस्क्ड मी हाउ आई फील अबाउट दैट। पीपल वाचिंग यू इज़ डिपेंडेंट के कौन देख रहा है? इज इट योर मेंटोर्स दैट आर वाचिंग यू टू परफॉर्म? लोग देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to know कि you should have the right people watching you, you should care about the right people watching you. If people that don't matter to you are watching you, it makes no difference. सीधी सी बात है, right? People that mentor you, that train you, that want you to improve, if they watch you, want to take a result, then it's a whole different story. Then it's a whole difference। अच्छा ठीक है, मैं चाहूँगी कि दीना की कुछ फुटेजेस हैं जो कि प्रॉपर जो है वो दिखाएं, ताकि दीना उस पर जो है वो बात भी कर सकें और फोकस करके जो है लोग इनकी ये फुटेजेस बाकायदा तौर पर देख सकें क्या कुछ है और किस तरीके से ये रेसिंग करती हैं और किस तरह का जो है इनका जज्बा होता है उस टाइम पर, और कितना डेंजरस जो है ये रेसिंग होती है। ये बताइएगा ये कब की है दीना? ये आपकी DI खान, DI खान 1 week ago। 1 week ago जी, 1 हफ्ता पहले की ये फुटेजेस हैं और यू कैन सी कि दीना इस वक्त आप रेडी हो रही थी दीना? I was getting ready। अच्छा, you were getting ready। अच्छा, देन अभी बस ये निकल रहे हैं यहाँ से ना? This is the launch, so you've started racing now। ओके और ये दीना ये अच्छा जो ये जीप होती है या ये जो गाड़ी होती है दीना अभी ये जा रही है ये, अच्छा आप अकेली थी इसमें या आपके साथ? No, I had my co-driver Ali Aiden. He lives in Islamabad. He's Baba's very close friend. And
वो बाबा की भी नेविगेशन कर चुके हैं। सही। When Dad used to race, so सही। he's very special to us। सही। अच्छा, ये जो आप जा रही हैं इस टाइम पर, ये देखें जी, ये जो ड्राइव कर रही है ना, ये दीना ड्राइव कर रही है। ओ माय गॉड, व्हाट अ ड्राइव, यू नो, इट्स अमेजिंग। इस तरीके से जो है वो ड्राइव करना और बीइंग अ गर्ल कार रेस में, ये रैली रेस में हिस्सा लेना, दैट्स अमेजिंग। अच्छा दीना, ये देखिए, ये क्या हुआ था इस टाइम पर? Yeah, don't ask। I miscalculated a jump। Well, and honestly, it was a strategy, but I was racing में ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं is at least 1.52 tons। अच्छा, right, so आप इसे इतनी हाई स्पीड पे फेंक नहीं सकते, राइट? सो आई वाज गोइंग इनटू अ टर्न टू हॉट, एंड द थंब रूल ऑफ रैली रेसिंग इज व्हेन यू गो इनटू अ टर्न टू हॉट, यू टेंड टू ओवरशूट टू सेव द कार। सही। ये सारे उस टाइम पर ये आप अच्छा, ये तो आप कैलकुलेशंस कर रहे थे। सो आई डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द जंप। ये क्या हुआ दीना? ये क्या था? जो गाड़ी गिरी थी ना, इट ब्लू माय टायर। ओह, दैट्स व्हाट हैपेंड। और उसके बाद फिर जब आपने रेस कंप्लीट किया, रेस कंपाइल किया, तो फिर उसके बाद आप आए, और ये उस टाइम तो किसी को नहीं फील हो रहा होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, we knew। हुआ था? We knew because ये जंप हुआ था at 30 kilometers left before the finish, if I'm not mistaken। सही। And वो एक गाड़ी चला के we had to finish the race, so you obviously did find out what happened। चले जी, ये आपने दीना की जो है वो फुटेजेस देखी, और कितना ज़बरदस्त जो है ये कमाल का काम करती हैं, और कितना ज़बरदस्त इनका जो ये शौक़ है, ये ख़तरनाक शौक है। अच्छा दीना, जब ये आपने देखा ये गाड़ी इस तरीके से थोड़ा अनबैलेंस्ड हुई, आप कह रहे हैं कि मिस कैलकुलेट हुई, उस वक्त क्या दिमाग में आ रहा था कि ये क्या हो गया, आप किस तरीके से जो है ऐसे बाहर आना है, या बड़ी ठीक ठाक वाली प्रैक्टिस होती है कि नहीं, ओके आई कम ओवर विद इट? Yeah, it was just a reflex कि गाड़ी को जैसे ये लगी है, if you can see the footage, नोज लगी है उसकी, सो इट्स दिस। अगर मैं ब्रेक मारती या कुछ और करती, फॉरवर्ड फ्लिप हो जाती, सो इट वुड हैव फ्लिप्ड इन फ्रंट, राइट? व्हिच इज नॉट ग्रेट बिकॉज़ देन यू कांट फिनिश द रेस। सो उस लिहाज से आई हैड टू काउंटर इट एंड मेक इट फॉल ऑन इट्स साइड, क्योंकि अगर साइड पे गिरती तो बचत हो जाती, आगे गिरती इट वुडंट हैव gotten saved. So bus, it was just a reflex, and I think that this is what my training is for, that if you are in a situation where you have to sacrifice something for something else, you sacrifice the less। Yeah, that's great। और यही enthusiasm होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। आप कोई भी अगर मैच खेल रहे हैं, कोई भी अगर आप कार रेस कर रहे हैं, रैली रेसर हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आपके अंदर जज्बा है काम करने का, आप मेहनती हैं, तो आप इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या प्लान्स हैं आगे के? Okay, so खुद को और पाकिस्तान के नाम को कहाँ तक लेके जाना है? इंशाल्लाह we'll see where my training gets me। अभी जो abroad के बच्चे हैं, they're very fast। अच्छा। Yeah, of course, in terms of resources, in terms of support, in terms of sponsorships, I think obviously racing happens on a more professional level abroad। Especially rallying तो is a whole different topic। We'll talk about karting ज़्यादातर हमारे, and in fact we've had people go from Pakistan, we've had drivers go from Pakistan to Dubai to participate in the karting championship। तो obviously potential है, we can go, we just need to be good enough। सही, essentially। चलिए जी। अच्छा, what are your studies, Tina? I just race। I just race। अच्छा, you don't like to study? It's not about like, I can't dedicate 4 years to a university degree जब आधा साल हम डेजर्ट के बीच में बैठे हुए हैं। हाँ, ये तो है। I mean, it would be unfair to my studies if I enroll in a course and then I don't show up for 6 महीने, and exam, वो जो सारी exam seasons हैं, December, November, June, July, I'm racing, so I'll miss every single one of my exams। सही। तो घर वाले, फ्रेंड्स सब ये नहीं कहते कि भाई आप दीना, why did you left your studies and you are doing this? अभी तो पता नहीं इसमें, क्योंकि ये होता है ना कि sometimes your career is uncertain in some fields, so you cannot say that okay I can do it, I can achieve it। तो एक uncertainty होती है, so इसको भी कुछ कैलकुलेट किया हुआ है? Such is motorsport। अच्छा। All of these Formula 1 drivers, ये जो बच्चे ट्रेन करते हैं for Formula 1, right? Formula 1 is when you make it। Before that, you have karting, you have shifter cards, then you have Formula 4, 3, 2। ये सारे बच्चे जो इन जर्नी पे हैं, they don't
they don't push for studying. They just go 100% for their sport, and they don't know if they're going to make it or not. ये जो सारे Formula 1 के drivers हैं, they don't know if they were going to make it. बहुत लोग हैं in the world that don't make it in motorsport, but that's just the price you pay. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर चीज़ की ऑब्वियसली द प्राइस ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, क्योंकि उसके अंदर आपको अपना पूरा पोटेंशियल भी डालना होता है, उसके अंदर आपको पूरी अपनी जो है ना वो इंटेंशन भी डालनी होती है। चले जी, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, वी हैव दीना पटेल और हमने की हैं ब्रेक में ढेर सारी बातें। तो भाई मैं दीना से अब ये पूछना चाहूँगी कि दीना, आपसे इंस्पायर होके कोई और अगर चाहता है कि वो रैली रेसर बने और वो इस फील्ड में आए, तो क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले उसको ऑल इज़ वेल करके हिम्मत करनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी ओके, ऐसा कुछ सोचना चाहिए उसको? एक्चुअली मुझे कॉल्स रिसीव हुई हैं फ्रॉम 3 ladies that wanted to get started in rally racing. And you know, the biggest thing that I see when it comes to promoting females in motorsport is the mindset. मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ उनको, why do you want to do it? Obviously, right? What is your niyat? Like, what's your intention to get into motorsport? And they say, oh, we want it for the fame. We want it for a fame. Yeah, That's not a reason to come in any sports. You would be surprised. You would be surprised. But a little bit surprising for me even. You know, they're like, "No, we want it because people will look at us and think that we're cool," and I'm just like, oh, no. Like, I don't think I can help you. Mindset is so important. Mindset is so important. Whatever you wanted to do, first you have reason. आपके पास एक reason होना चाहिए भाई कि आप किस रीज़न के तहत क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर मुझे न्यूज़ एंकर बनना था तो मेरे पास रीज़न थी कि मुझे पैशन था, मुझे खबरों का शौक़ था, मुझे जो है वो जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर किसी को सिंगर बनना है, बट ये कोई रीज़न नहीं होता कि हमें फेमस होना है तो हम इसलिए ये काम करना चाहते। फेमस होने के लिए तो फिर और बहुत सारे, मेरे ख्याल में फिर आप जितने हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बड़ा फेमस है। तो कोई भी चीज़ अगर आप फेमस होने के लिए कर रहे हैं तो फिर शायद उसमें आपको उतनी कामयाबी नहीं मिले। लेकिन अगर कोई चीज़ आप जेन्युइनली आप रेसर बनना चाहते हैं, जेन्युइनली आप कोई प्लेयर बनना चाहते हैं, टेनिस में आना चाहते हैं, इनफैक्ट वट एवर यू वांटेड टू डू, अगर ये आप अपने शौक़ की वजह से करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। फिर दीना, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस शौक़ का भी इजहार किया हो कि नहीं जी हमें बड़ा शौक़ है और हम बचपन से जो है वो कार रेसिंग देखते थे तो हमें बड़ा इंटरेस्ट होता था, या सारे ऐसे आते हैं हमें फेमस होना है हम इसलिए आ रहे। कोई एक आधा कोई जेन्युइन कोई आपके पास आया कि यार मुझे भी बताया ना, गाइड मी? We had I had one female that came to me. Who was she? And I don't remember her name. Acha. She just called me up on my WhatsApp one night and she said that I don't have the budget right now to get started with a vehicle. What is your recommendation? Which is a valid question. Honestly, if अगर मेरे अबू शायद मेरे अबू नहीं होते, I might not have had the budget either to get started. So she asked me that question and I told her, okay, start small, buy something called a rally simulator. Now I'll explain what that is. It's a racing seat, like a chair like this one. You have your wheel. It's like a plastic metal wheel. Pedals and a shifter. Dina is talking about those people they can't afford some big things. So ये कह रही हैं कि सिमुलेटर के बारे में आपको बता रही हैं कि आप एटलीस्ट जो है वो सिमुलेटर जो है वो अरेंज कर लें और अब you can continue. That's much more affordable. Let me give you the figures. If you want to get started being a female stock racer, you have to buy a Revo or a Vigo, which will and to be competitive you need to have the newer Revo. और Vigo चल जाएगा इससे हिसाब किताब? थोड़े modifications के साथ. थोड़े modification because I think Revo or Vigo will not enough for this रेस। ये मेरे ख्याल में you would need some modifications वरना चल जाती है। क्या modifications करने पड़ेंगे फिर? You would need to put a roll cage, you would need to put a shock absorber in the front and the back if as allowed by the category rules. पर दीना कितने भी shock absorber लगा लें, कितने भी modifications कर लें, वो एक कहीं ना कहीं एक दिमाग में डर तो रहेगा ना कि भाई this is not up to the mark. No, Revos are very much up to the mark. अच्छा, absolutely. That's why again, even as I was saying, to get started, you need to at least have a Revo, and then you need to spend on that. So we're looking in the budget of like a
crore to 5, like 1 crore 25 लेकिन lakhs. अब किसी के पास बजट, अब बात वही है ना दीना, देखिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब किसी के पास बजट नहीं है लेकिन उसको बड़ा शौक है रैली रेसिंग का, वो क्या करे? वो फिर किस तरह को गवर्नमेंट को अप्रोच करे या आपको कहे कि दीना कुछ गाइड कर दें, कुछ बता दें किस तरीके से करे? क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ नहीं करके देती लोगों को, और इतना टैलेंट पड़ा होता है पीछे, लोग सिर्फ कोई बजट की वजह से आगे नहीं आता, कोई किसी को परमिशन नहीं मिलती, किसी का कोई इशू होता है, तो ये ज़रा थोड़ा बताएं। Coming back to what I was saying, the racing simulator, that you should get in like 3 lakhs or 3.5 lakhs. Great. Which is something that you can really look into. Racing simulator essentially is, instead of कि आप अपनी गाड़ी तोड़ें, in reality you break a fake car, a fictional car in the game, and सीखें कि okay अगर आप 180 की स्पीड पे कट मारते हैं तो क्या होता है गाड़ी को, and you see it in the simulator. You train your reflexes, you train your hand-eye coordination, and if you do it right, in fact there is a story of one person in the drift community who has learned for 2 years just on a racing simulator, and then जब reality में गाड़ी पे आई, he's one of the top drifters of the country. Ooh, wow, that's a great tip. तो अच्छा अब ये बताएं कि कितना टाइम कंज्यूम होता है, कितना टाइम लग रहा होता है इसकी प्रैक्टिस करने में? अगर किसी ने रैली रेसर बनना है, किस तरह से वो स्टार्ट करे, पढ़ाई छोड़ दे, अपनी पढ़ाई छोड़ के पैशन के साथ जो है वो इन सहराओं में रहे, क्या करे वो, ज़रा ये बताएं। It depends on how fast you learn. अच्छा, वैसे कितने दिनों में इसका लर्निंग प्रोसेस हो जाता है? कितने दिनों में यू कैन लर्न कि ठीक है मैंने इस स्पीड के साथ जाना है, ये मेरा नेविगेशन होगा, ये मेरा जो है ना वो टारगेट है, आई कैन अचीव इट? के प्रैक्टिस क्या होते हैं इसके टैक्टिक्स? I can't comment on that because every person learns differently. Right? हर बंदा डिफरेंट तरीके से सीखता है, बट लड़कियाँ सीख सकती हैं, लड़कियाँ कर सकती हैं, लेकिन हाँ the biggest mindset difference for me is जब you know लोग मुझे, and usually media के लोग they do ask me बिल्कुल that as a woman how do you feel about this. मैंने आपसे आते ही ये पूछा ना, मैंने कहा आप being a girl आपको ये कभी ख्याल नहीं आया दीना कि भाई मेरी नाक पे भी चोट लग सकती है, मुझे कोई हर्ट भी हो सकता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग जिस बारे में कंफ्यूज होते हैं या जिस बारे में फिक्र होती है लड़कियों को, वो यही होती है कि भाई हमारा चेहरे पे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कभी ख्याल नहीं आया, कभी डर नहीं लगा? That's not a racer's mindset. अच्छा, हाँ, वो रेसर का mindset नहीं होता that I'm scared कि मेरे। But being a girl कभी तो ख्याल है, चलिए ठीक है वो तो आप you are talking about your professionalism ना, that racer mindset ये नहीं है, लेकिन दीना कभी किसी दोस्त ने भी तो कहा होगा ना दीना ये इतना टफ नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा? I have great friends. अच्छा मेरे जो female friends हैं they're as tough as I am, so अच्छा that's why we दीना के दोस्त जो हैं वो दीना से ज़्यादा जो है वो टफेस्ट माइंड रखते हैं, रेसर माइंड रखते हैं, और ये अच्छी भी बात है। पता है दोस्त जो होते हैं ना वो आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि समहाउ क्या होता है कि आप कुछ बहुत अच्छा करने जा रहे होते हैं लेकिन आपके दोस्त शायद आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, बट दैट्स रियली ग्रेट कि आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं जो आपको हमेशा से जो है वो एनर्जेटिक रखते हैं। और यू नो दीना को कहते हैं दीना कीप कंटिन्यू, मैंने भी दीना को यही कहना है कीप कंटिन्यू, ऐसे ही अच्छा सा जो है वो आप काम करते रहें, ऐसे ही रैली रेसिंग करते रहे और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहे। थैंक यू वेरी मच दीना हमारे शो पर आई। अच्छा जी, शो में यह वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि जिन लोगों को एक्टिंग का शौक़ है और जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग ड्रामास बड़े गौर से देखते हैं और जिनकी ख्वाहिश होती है कि जी हम एक्टिंग की फील्ड में कैसे आ सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, तो इस तरह की सारी बातों के लिए अब से थोड़ी सी देर बाद हम वापस आ रहे हैं और आपको मिलवाएंगे अच्छे एक्टर्स से, तो आप हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई आजकल जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं ना उनकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और ये कुछ इस तरीके से है कि लोग उसके बारे में बहुत बात करते हैं। यकीन करें लोग हमारे एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को रिलेट करते हैं, यानी पूरा काम शाम सब छोड़ के या पूरे काम से फ्री हो के ना तो फिर बड़े एहतमाम के साथ बड़े टाइम के साथ जो है लोग बैठ रहे होते हैं और वो कहते हैं जी अब हमने ये वाला ड्रामा देखना है। मुझे भी यही होता है कि जी शाम को जब मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मेरा मी टाइम हो तो उस टाइम पर मैं बैठूं और कोई अच्छा सा ड्रामा देखूं और लोग रिलेट करते हैं, यानी इतना पसंद करते हैं। और वहीं एक ऐसा टैलेंट भी है जो कि स्क्रीन के बाहर होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मेरे अंदर भी एक्टिंग स्किल्स हैं, आई कैन डू इट ऑल्सो, मगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं किसको कांटेक्ट करूं, कैसे एक्टर बनूं। तो ये सारी बातें करने के लिए हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान के अपकमिंग एक्टर्स को अपने शो पे बुला लिया
ताकि उनसे भी पूछेंगे कि वो कैसे एक्टर बने और फिर आपको भी बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो जी हमारे साथ है रागिब, फिर हमारे साथ है अनम और हमारे साथ है इकबाल। अच्छा इकबाल, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, जाग जाएं। बल्कि अब तो आफ्टरनून होने वाली है। अच्छा जी, जो लोग बहुत सारे शोज़ करते हैं, बैक टू बैक शूट्स होती हैं, वो इसी तरीके से मॉर्निंग शोज़ पर आते हैं, तो बिल्कुल आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रागिब ये बताएं कि क्या करना चाहिए अब किसके अंदर टैलेंट है, कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई ड्रामों में काम करना चाहता है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो जाए, ऑडिशन दे और सारा कुछ? देखें, अगर कोई भी न्यू कमर है और वो उसको प्लेटफॉर्म चुनने के लिए, एक तो सबसे पहले होशियार रहना है आपने फ्रॉडियों से। अच्छा, फ्रॉडियों से होशियार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कैमरा पकड़ के फिल्म बना रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल देते हैं और लोग उसमें कास्टिंग के लिए आते हैं, उनको पैसे देते हैं। तो टैलेंट कभी भी पैसे दे के नहीं जाता, टैलेंट को पैसे मिलना चाहिए, रिवॉर्ड उसके। तो आपने कहीं पैसे खर्च नहीं करने। आप जब ड्रामा से कोई भी ड्रामा देख रहे होते हैं, फिल्म देखते हैं, उसके एंड क्रेडिट्स में या स्टार्टिंग में उस प्रोडक्शन का नाम लिखा आता है, फला एंटरटेनमेंट करके। आप उसका एड्रेस गूगल से निकालें, वहाँ जाके पहुँचे, अपनी अच्छी सी फ़ोटो शूट करवाएं, अपनी फ़ोटोज़ के साथ पहुँचे और वहाँ आप कोशिश कीजिए कि वो किसी तरह से आपको लाइन प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर से मुलाकात का मौका मिल जाए। सही। तो ये आपको बैक, और फिर जब आप वहाँ चले जाएंगे तो आपके वहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर मिलेंगे, उनकी फेसबुक आईडी जाके सर्च करेंगे, वहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेगी कि कहाँ ऑडिशंस। लेकिन रागिब, इशू ये भी तो होता है ना कि अब ठीक है, आपने कहा वहाँ पर आप जो ड्रामा देख रहे हैं आप उसका देखें कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, फिर आप वहाँ पर कांटेक्ट करें, फिर वहाँ पर आपको लाइन प्रोड्यूसर मिलेगा। बात यह है कि वो टैलेंट रेलेवेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो जो लोग होते हैं जो आपको टेकअप करते हैं, जो लोग आपको लेके आते हैं कि जी ठीक है आपको ऑडिशन करवा देंगे, अगर वो ही उनको ही नहीं समझ आते आप, तो वो कहते ठीक है जी छोड़े, आगे नहीं। अब ये काम तो इट्स डायरेक्टर आए कि कौन सा टैलेंट वाकई चलेगा या नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ कि अगर लोगों को रेलेवेंट लोगों तक पहुंचा दिया जाए या लोग पहुंच जाएं, तो पाकिस्तान में आप देखें जो जहाँ पर 200 या 300 या 1000 ड्रामे बन रहे हैं ना, वहाँ पर लाखों की तादाद में ड्रामे बने, क्योंकि टैलेंट इतना आएगा। अल्टीमेटली ये हर फील्ड में ही है, लेकिन हमारी ड्रामों की फील्ड में भी यही है कि टैलेंट जो है वो सर्टेन प्लेस तक नहीं पहुंच पाता, वो लोग नहीं देख पाते उस टैलेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उनको वहीं कहते हैं ना, रिसेप्शन से कहते हैं ठीक है जी जाएं जी, ठीक है जी। और आपको राइट डेजिग्नेशन का भी पता होना चाहिए कि किसके पास अथॉरिटी आपको। नहीं तो फिर वो क्या करे, फिर वो अब उसको तो वो कह देगा ठीक है जी करवा दे देंगे आपका ऑडिशन, आ जाइएगा आप। ओके, फिर अगर वो ऑडिशन के लिए चले जाता है, अगर वहाँ से कॉल आती है, लेकिन वहाँ से उसको एक एटलीस्ट एक्सपोजर मिलेगा, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है, उनके कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, उनकी फेसबुक आईडीज मिलेंगी, वहाँ अपडेट्स होंगे कि सीरियस ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं। वहीं से ही उस फेसबुक प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से ही आपकी कास्टिंग होती है। आपको अपना इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखना है, छोटा छोटा काम करके अपने काम की प्रेजेंटेशन वहाँ दिखाते रहे, फोटो शूट्स वहाँ डालते रहे। आपकी प्रोफाइल कास्टिंग का क्राइटेरिया सिर्फ इंस्टाग्राम है आज के दौर में। आपके जितने ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, उतना अच्छा आपको रोल कास्ट किया जाएगा। इकबाल अग्री करते हैं? इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। नहीं करते। चलिए शुक्र है भाई, आपस में भी कुछ इन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, क्योंकि जो ईद के शोज पे तो उन्होंने सबने इत्तेफाक करके आए हुए थे। आज मजा आएगा, थोड़ा दोनों लड़ेंगे। हाँ प्लीज स्टार्ट करें आप। क्योंकि जो लीडिंग ड्रामा चैनल है पाकिस्तान का, जी उसमें जो लोग काम कर रहे हैं एक्टर्स, बहुत से ऐसे जिनका अकाउंट भी नहीं है सोशल मीडिया पे, दे डोंट हैव इंस्टा। लेकिन वो इकबाल वो रिकॉग्नाइज बड़े होंगे ना एक्टर्स, वो पास्ट हो गया। वो नेशनल टेलीविजन जब एक हुआ करता था टेलीविजन, वो जहां से रजिस्टर्ड हो गया, तो प्रोबेबली आप उस सेंस में बात करें, बट आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। ठीक है। हाँ, और बहुत से ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स भी हैं, कोई काम नहीं मिलता। एक्टिंग, आपका सवाल है ना एक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है, मैं कहूँगा सवाल ये होना चाहिए कि वर्किंग एक्टर बनने के लिए क्या जरूरी है। जैसे कि आप सबको लगता है मैं एक्टर हूँ, कैरेक्टर बातें करना हमारी अपनी है। हाँ। स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है, उसको अपनाना, अपने अंदर डालना, फिर प्ले करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, सही। तो क्या करें फिर, मतलब अब फर्ज करें एक रैंडम टैलेंट है जिसको एक्टर बनने का शौक है, एक्ट्रेस बनने का शौक है, दे वांटेड टू वर्क इनटू द ड्रामा इंडस्ट्री, भाई वो क्या करे, किसको अप्रोच करे, कैसे बने? अब ठीक है, उस रागिब में तो ये बता दिया ना कि भाई आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, आपने इंस्टाग्राम बना लिया, फॉलोअर्स भी आपके हैं, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ आप अपडेट करते रहते हो उस पर, बट फिर एक्टिंग के लिए क्या करें, किसको अप्रोच करें? मैडम आपने कहा कि डायरेक्टर आई, ये एक है कि ये मुश्किल है कि कोई इमेजिन करें आपको देख के कि आपको मैं किस कैरेक्टर में ले लूं। ये इन द बिगनिंग बहुत मुश्किल है। हाँ। उसके लिए जिस तरह उन्होंने भी कहा कि आप प्रोफाइल बनाएं, काम करें, अच्छा काम करें,
इस वक्त कराची में 50 से 55 शूट्स हो रही हैं अ डे, दिन के अंदर, पर डे 50 से 55 शूट्स हो रहे हैं। सही, हाँ। हर शूट्स पे आपको काम पैसे मिलते हैं। सही। हर बंदा पेड होता है, एक्स्ट्रास को भी पैसे मिलते हैं। अच्छा, सही। फ्री में कोई काम नहीं करता जी। हाँ, सही। टैलेंट है, करैक्टर अच्छा प्ले करते जाएं, हाँ, आपको काम मिलता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ पूछते हैं अनम से कि अनम मेकअप आर्टिस्ट हैं। अनम, ये बताएं कि हमारे ड्रामों में जो ये इतनी खूबसूरत हमारी एक्ट्रेस हैं, जिनके इतने खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं, इतने खूबसूरत जो है वो इनके स्टाइल होते हैं, ये सारा मेकअप का कमाल होता है और या फिर वाकई ये होती हैं प्यारी? भाई जो घर में बैठे हुए आम लोग हैं ना, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर उन्हीं की तरह सलून में जाके कहते हैं कि हमें ऐसे बना दें, ऐसा बना तो दें। उसमें क्या ऐसा बनने में जो है, एक्ट्रेस जैसा बनने में जो है, उनका जिस तरह का मेकअप होता है वैसा होने में जो है, वो क्या सही है? ये बिल्कुल वाकई प्यारी होती है या मेकअप का कमाल होता है, ये क्या है? नहीं, ये सारी चीजें मिलके दोनों चीजें, दोनों हाँ, फैक्टर्स हैं, ठीक हाँ, है। मेकअप भी सेल्फ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एक्ट्रेस भी अपना केयर करती हैं, अपनी स्किन को प्रेप रखती हैं, अपनी स्किन का पूरा प्रॉपर ख्याल रखती हैं, उस वजह से दोनों प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सही। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ड्रामों में हमारे मेकअप हो रहा है, वो किस तरह का मेकअप, और अच्छा मेकअप हो रहा है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मेकअप हो रहा है? कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि कोई एक्ट्रेस है जिसके ऊपर उतना हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको बड़ा हैवी मेकअप किया हुआ होता है, समहाउ इस तरह से मैयत के सीन के अंदर शादी वाला मेकअप? बिल्कुल, क्योंकि हमारे ड्रामे तो मशहूर ही इसलिए कि हम लोगों की जो नेचुरलिटी है या जो हम सीन जो कर रहे होते हैं, उसकी जो फील है उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्टर्स होते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा है ये, एक बात जरा देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं जी, बोले एक बार। ये एक मैं रिसेंटली ड्रामा कर रहा हूँ, अच्छा, एक लीडिंग प्रोडक्शन का, उसमें हीरो के साथ सीन कर रहा हूँ। हाँ, हम दोनों पागल बने हुए हैं। हाँ, पागल है या जेल के अंदर है, हाँ, वो इतना सेट नहीं होगा, लेकिन हीरो वही बाल, हाँ, पूरा प्रॉपर। हाँ, आजकल ये इन हो गया है बहुत ज्यादा। एक्टर को खुद को चाहिए कि बीइंग हीरो इज डिफरेंट थिंग एंड बीइंग एक्टर इज डिफरेंट थिंग। एक्टर के अंदर आपको कोई कैरेक्टर होता है, जो स्टोरी है उसमें आपको ढलना पड़ता है, यू शुड कंटिन्यू योर कैरेक्टर। वो पकड़ना बहुत जरूरी है फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। आपने उसको, अगर आप पकड़े हैं तो आप एक्टर हैं। बीइंग हीरो तो फिर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, स्टेज मॉडलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्टर को खुद भी ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे इस कैरेक्टर में, फर्ज करें मैं बैगर बना हुआ हूँ उस कैरेक्टर में, तो बैगर या जो फकीर है वो तो नहीं मेकअप करके बैठेगा ना, उसकी आईब्रोज तो धुंधली भी होंगी, उसके ऊपर तो मतलब कुछ इस तरह का उसका हुलिया होगा कि वो लगे कि भाई हाँ इसका स्टाइल है, बैगिंग स्टाइल है, बट समहाउ इस तरह से नहीं होता। इसमें गेटअप का इकबाल बड़ा होता है कि देखिए गेटअप ज्यादातर तो जैसे थिएटर में हम सीखा कि यू बिकम समवन एल्स ट्रांसफॉर्मेटिव, वो काम नहीं होता टीवी पे। आपको दिया सबा, आप कोमल, पर्सनैलिटी से काम होता है, पर्सनैलिटी से काम होता है। बाज़ औक़ात ये कि यू बिकम समवन एल्स जो गेटअप का हो तो उसके लिए आर्टिस्ट होते हैं, या मूवीज जो हम करते हैं, फिल्मों में ऐसा होता है कि प्रॉपर गेटअप आर्टिस्ट होते हैं, ड्रेस पे काम करते हैं, एम्बियंस, उनका बजट भी बहुत होता है, एक चीज़ पे तवज्जो देते हैं, वो बजट होता है फिर उनका। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था, आपने राग़िब स्टार्ट किया था, तो कैसे, कहाँ गए थे ऑडिशन देने, क्या हुआ था, और फिर मतलब कैसे ये जर्नी चल पड़ी, फिर ये सारा सिलसिला निकला? स्टार्टिंग के अंदर देखिए, आपने जैसे पहला सवाल जो पूछा था कि एक न्यू कमर है जिसका बैकग्राउंड कहीं से मीडिया इंडस्ट्री से ब्लॉक नहीं करता, तो उसके लिए वो कैसे जाए चांस। तो हमसे भी जहाँ हमें पता चलता था कि पहले तो हमने वही देखा कि कौन सा प्रोडक्शन है, वहाँ गए, लाइन लगा के खड़े, 300 बंदे खड़े, 400 बंदे खड़े, आप जब तक आपका ऑडिशन का टाइम आया, वो कॉल टाइम ख़त्म हो गया ऑडिशन का। तो इस तरह की स्ट्रगल बहुत करना पड़ी, लेकिन मैंने फिर ये जाना कि ऑडिशन के ऊपर कास्टिंग होती नहीं है। आपका ऑडिशन रिकॉर्ड पड़ा होता है, शायद आपसे पहले 5000 10,000 ऑडिशन ऐसे रिकॉर्डेड पड़े हैं, और वो बच्चा इस आस पे गया हुआ है कि कॉल आएगी, आपको कोई कॉल नहीं करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी ने आपको कहा आई विल कॉल यू, तो कोई कॉल आनी है आपके पास। आपने रोज़ अपनी प्रेजेंस मीडिया इंडस्ट्री में दिखानी है, वहाँ दिखानी है जहाँ कास्टिंग करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, शूटिंग्स होती हैं, प्रोडक्शंस हैं। आप डेली प्रोडक्शंस विजिट करें। आप एक दिन जाएंगे, आप सलाम करेंगे सबको, आपको इग्नोरेंस मिलेगी, दूसरे दिन मिलेगी, तीसरे दिन मिलेगी, चौथे दिन बोलेंगे हाँ भाई वालेकुम अस्सलाम, कौन हो सर, एक्टिंग करना चाहता हूँ, अच्छा बेटा बैठ जाओ। तो जब आप नज़रों में रहेंगे, तो जब डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है, तो वो स्क्रिप्ट को देख के उस कैरेक्टर में कि ये फर्स्ट लीड हो गई, ये सेकंड, फिर सेकंड लीड के अंदर उसने बोला कि हीरो का दोस्त है जिसके इतने सीन्स हैं, इतनी एपिसोड्स में, वो फौरन ये लड़का भी तो है, तुम कर लो कास्ट, आप अब इसका ऑडिशन लो, अब स्क्रीनिंग ऑडिशन होगा, अब वो कैरेक्टर ऑडिशन देगा। अच्छा, ऑडिशंस में इकबाल बहुत सारे लोग आते हैं ये दावा करते हुए कि भाई हमें एक्टिंग का शौक है, हम एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन जब वो ऑडिशन देते तो घबरा जाते हैं
कई कई दिन लग जाते हैं, उनका ऑडिशन नहीं हो पाता। अच्छा कल आइएगा, अच्छा थोड़ा पानी पी लें, अच्छा थोड़ा, भाई मैंने देखे, क्योंकि मुझे ड्रामों का इतना नहीं पता, बट मैंने न्यूज़ में देखा है कि न्यूज़ के लिए ऑडिशंस, जो न्यूज़ एंकर्स आते थे वो जी हमें न्यूज़ एंकर बनना है, अच्छा जी ठीक है आप आए ऑडिशन दें। पहले दिन तो बहुत सारा कुछ देख के समझ नहीं आती कि क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा जी देयर इज प्रॉम्प्टर इन फ्रंट ऑफ यू, आए रीड करें आए। मसला ये होता है कि शौक के साथ ना किसी भी चीज़ को पढ़ना और उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे न्यूज़ एंकर बनने के लिए जो है ना, वो आपको सिर्फ शौक नहीं चाहिए होता, आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ती है। अगर एक कोई खबर लिखी हुई है ना कि जी कराची में मवेशी मंडी सज गई, तो इनफैक्ट जब तक आपको ये उसकी बैकग्राउंड नहीं पता होगी ना, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको जब तक वो पता होगा कि मवेशी मंडी क्या है, मवेशी मंडी में जानवर लाए जाते हैं, कराची जो है एक जो किस तरह की सिटी है, तब तक आप वो अच्छी खबर नहीं पढ़ पाएंगे। आप रीड कर लेंगे लेकिन खबर नहीं पढ़ सही खबर नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, इस पे सबाजी मैं ये कहूँगा कि एक 5 स्टार होटल में कंपटीशन था, कुकिंग में मैं जज था। एक बच्ची थी छोटी 18-19 साल की, वो उस मुकाबले में हार गई, शिकस्त। तो देन वो रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी सर आप मुझे बताएं मुझसे गलती क्या हुई है। तो वो भी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन इतने ज़्यादा में हम सबको तो विनर नहीं कर सकते थे। विनर नहीं कर सकते तो मेरा ये ख्याल है कि दुनिया सबके लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए, कोई डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, न्यूज़ चैनल, कोई भी दुनिया का बंदा ना आपको फेल कर सकता ना कामयाब कर सकता। खुद आपका अवेयर होना ज़रूरी है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या तरीका है। क्योंकि बड़े सारे आपने देखे होंगे, इकबाल आप लोग भी जब बैठे होंगे सेट्स के ऊपर, तो बहुत लोग आते होंगे जो कि ऑडिशन देने आते होंगे, और जो लोग कहते होंगे पता नहीं हम तो सही कर रहे हैं लेकिन हमसे पता नहीं क्या गलती हुई। लेकिन वो गलती बेसिकली आपको क्या लगता है उनमें क्या वाकई घबराहट होती है कोई? भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला कि कई दफा उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया 10-15 साल तक, जिनको खुद कुछ नहीं पता था। मैंने बिकम अ स्टार, ये भी एक बड़ा मसला है। और वो रिजेक्ट करते रहे 15 साल तक। अगर किसी को 20-30 साल तक कर दिया, उसकी तो जिंदगी जाया कर दी। पाकिस्तान में तो अगर 2 साल भी किसी को रिजेक्ट कर दिया, तो आप सोचें वो तो बंदा डिसहार्टेड हो जाएगा और बिल्कुल ही जो है ना वो उसका सोचेगा मैं जाऊं तो जाऊं का। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो हो गया एंड अप। अभी रागिब, इकबाल और अनम हमारे शो पर आए, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, आज का शो आपको कैसा लगा और इनकी जो टिप्स थी, इन्होंने जो बताया, वो सारा कुछ आपको कैसा लगा? सोशल मीडिया साइट पर फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। हंस रही, मुस्कुराती रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।